Okay. Hello class, welcome to lecture 3 of class 10 physics. अब तक हम कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज इलेक्ट्रिसिटी. कुछ बेसिक डेफिनेशंस कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ. आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ सर्किट सिंबल्स, concept of resistance, resistor, rheostat and resistivity, and the concept of series and parallel circuits. So सबसे पहले सर्किट सिंबल्स. सर्किट सिंबल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ सर्किट. तो सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी पासेस और चार्ज फ्लोज. तो उस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक डायग्राम्स है जिससे हम उसे बनाते हैं. फर्स्ट इज अ बल्ब. एक बल्ब को एक सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है. सेकंड इज अ बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसको एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन और बड़ी लाइन की सीरीज के साथ ऐसे दिखाया जाता है. इसके बड़ी लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है. दिस इज एन ओपन स्विच. स्विच लाइक एक वायर, उसके बीच में एक कट है, ब्रेक है, मतलब कि अभी ये सर्किट खुला है, खाली है, मतलब इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा. दिस इज क्लोज्ड स्विच. क्लोज्ड स्विच के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है कि हमने बीच में डॉट प्लेस किया है. इस डॉट को प्लेस करने का मतलब क्या है कि इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया है. जो हमारा स्विच पहले खाली था, मतलब यहाँ पे ओपन था, इसको हमने एक कंडक्टिंग सब्सटेंस के साथ रिप्लेस कर दिया और नाउ इट इज अ क्लोज्ड स्विच और हमारा करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा. फिफ्थ इज अ रेजिस्टर. रेजिस्टर को कुछ ऐसे जिगजैग लाइंस के थ्रू दिखाते हैं. रेजिस्टेंस का कांसेप्ट हम लास्ट क्लास में छोटा सा डिस्कस किया था, आज उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह का है, जिगजैग लाइंस के साथ. दिस इज रियोस्टैट. रियोस्टैट एक ऐसा रेजिस्टर सिस्टम है जिसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर हम चाहें तो 6 ओम, 10 ओम या उससे ज्यादा की रेजिस्टेंस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करते करते रख सकते हैं. दिस इज अ रियोस्टैट एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस. नाउ दिस इज एन एमीटर. एमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. और इसको हम सीरीज में ऐड करते हैं. सीरीज में जब करंट इसके थ्रू फ्लो करता है तो ये हमें नीडल की डिफ्लेक्शन के साथ दिखाता है कि इसके सर्किट के अंदर कितना करंट है. दिस इज अ वोल्टमीटर. और जनरली नहीं, ऑलवेज हम वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं. और वोल्टमीटर किस लिए यूज होता है? वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर और एनी बल्ब और एनीथिंग व्हिच इज इन द सर्किट. तो उसके अक्रॉस जब हम पैरेलल में कुछ इस तरह से, मतलब अगर हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस है, रेजिस्टेंस लगा लो, बल्ब लगा लो, तो इसके अक्रॉस जब हम इसको V ऐसे वोल्टमीटर को लगाते हैं तो ये हमारा इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करके देता है नीडल के डिफ्लेक्शन के साथ. अब जो एमीटर है, वोल्टमीटर है, ये डिवाइसेस हैं और ये हमारे अदर कंपोनेंट्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी वायर के थ्रू जब करंट पास करता है तो उसको कुछ ऑपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है और उस ऑपोजिंग फोर्स का या उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस. अब ये हमारी बैटरी V वोल्टेज, ये हमारा रेजिस्टेंस R ओम. अब इस रेजिस्टेंस को हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह से इसको समझा जा सकता है? तो देखिए, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी क्राउडेड एरिया में हैं और हमें उसके थ्रू पास करके एक दूसरी जगह पे पहुंचना है. फॉर एग्जांपल, हम किसी मेले में पहुंचे हैं, वहां पे काफी सारी भीड़ है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए बीच में जो दूसरे इंसानों से या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो वहां पर है उससे जो हमारे फ्लो को ब्लॉकेज मिलती है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, उसको हम नेचुरल रेजिस्टेंस बोलेंगे. पर जब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? जो हमारी वायर है उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं. एटम्स क्या करेंगे? एटम्स के अंदर है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं.
और हमने फर्स्ट क्लास में जब हमने समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना होगा और बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उनको एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि जब लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऐसे में जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए इधर से उधर दौड़ेगा तो बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके रास्ते में आएंगे, उसे रेजिस्टेंस यानी कि अपोज करेंगे उसके फ्लो को। तो दिस इज कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टर क्या है? तो देखिए, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस नहीं कहेंगे, इसको एक कंपोनेंट कहेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो रेजिस्टेंस इस तरह से दिखाया जाता है, रेजिस्टर। तो ये क्या है? रेजिस्टर। इस रेजिस्टर को इस तरह से दिखाया जाता है और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है मेजरमेंट की वो होती है ओम, OHM। एक चीज जो देखने की ये है कि हमने जो ये ओम्स लॉ पढ़ा था, इन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है ओम। और रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स कैसे? कि जिस भी सर्किट के थ्रू या वायर के थ्रू वो फ्लो करती है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अब देखिए, हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था, एक मेले में या फेयर में जब हम ट्रैवल करेंगे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगी? जब हमें ज्यादा दूर जाना होगा। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन को काफी लंबा ट्रैवल करना हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसको ऑपोजिशन उतना ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात हमें क्या समझ में आती है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, रेजिस्टेंस is directly inversely proportional to the area, inversely proportional yes, resistance is inversely proportional to the cross section area of the conductor। मतलब कि अब कोई वायर है, इसको मैं वायर को 3D में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इस तरह का वायर। तो क्या होगा, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूं, इसके ऑपोजिट में इसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगी। मतलब कि अगर ये एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। सपोज करिए कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब एरिया बढ़ा देंगे तो वहां से निकलना आसान हो जाएगा। तो इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जैसे ही एरिया बढ़ेगा वैसे ही हमारा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वहां से पास करना इजी हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं। इनको अभी जो हम ये इस एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इस तरह से एग्जांपल क्रिएट करा जा रहा है ताकि हमें ये चीजें याद रहें। इनका रियल लाइफ से या फिर किसी एक इंसान का मेले वाली जगह से पास करने से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ समझाने के लिए है कि हाँ, कि अगर लेंथ ज्यादा होगी, मतलब ट्रेवल अगर ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब इसको समझने के लिए एक बात ये देखी जा सकती है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्विंग होते हैं आराम में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही इनको टेम्परेचर दिया जाएगा, जैसे इनको हीट दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स को छोड़ करके रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे। मतलब इस ऑर्बिट को छोड़ करके हायर ऑर्बिट्स में चले जाएंगे, या और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वहां से भी निकल के फर्दर आगे और हायर ऑर्बिट्स में जा सकते हैं फ्रीली मूव करने के लिए। तो जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस को, जाहिर सी बात है, मतलब उनके अंदर जब रैंडम मोशन ज्यादा होगी तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को और ज्यादा अपोज करेंगे। मतलब कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टर। अब इसी का एक दूसरा बड़ा भाई कह सकते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है? अभी हमने लास्ट जब सर्किट डायग्राम्स पढ़े थे तो उसमें देखा था कि एक इसी तरह का सिंबल जिगजैग लाइंस वाला, बस उसके पास एक ऐसा अलग से एरो ड्रॉ किया था उसके ऊपर, इसका नाम था रियोस्टैट। तो देखो, ये रियोस्टैट कुछ नहीं, एक कॉम्बिनेशन होता है काफी सारे रेजिस्टेंसेस का,
डिपेंड करता है हमें कितना यूज करना है। मतलब इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंसेस। इसको आप अगर नेट पे जाकर के सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ये इसका सर्किट डायग्राम सिंबल है, इसको सिर्फ सिंबल की तरह समझना है। रेजिस्टेंस के ऊपर एरो देंगे मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है जैसा हम चाहेंगे, 10, 20, 40, 80, जैसा भी हमें 10 के मल्टीपल से बढ़ाना है तो वैसे बढ़ा सकते हैं। तो इट इज बेसिकली डिवाइस व्हिच गिव्स अस वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको नेट पे सर्च करेंगे और वहां पे आपको इसकी इमेजेस मिल जाएंगी। और अगर जब स्कूल खुलेंगे तो आप जाकर के अपनी लैब्स में भी देख सकते हैं, लैब्स में आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ सीरीज और पैरेलल सर्किट में हम एक बात समझना चाहेंगे कि दो तरह के सर्किट्स हम डिवाइस कर सकते हैं। कैसे? सीरीज, पैरेलल या इनका कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज जो सर्किट होता है उसकी बात करते हैं। सीरीज में हम किसी भी रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। एंड टू एंड का मतलब एक रेजिस्टर है, इसका एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो नेक्स्ट एंड इसका जो है दूसरे रेजिस्टेंस से जब कनेक्ट कर दिया जाएगा और इसका फर्दर अगला एंड एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, मतलब द एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज सर्किट। इसको इस तरह से हम फर्दर आगे बैटरी से जोड़ देंगे और इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। तो देखिए, सीरीज सर्किट का इसको हम नाम देते हैं R1, इसका नाम रख देते हैं R2, इसका नाम रखते हैं R3। तो ये जो तीन रेजिस्टेंस है इनको ऐसा बोला जाएगा कि ये तीनों सीरीज सर्किट में एक दूसरे के साथ जॉइंट है, सीरीज में जॉइंट है सीधा, ठीक है। और इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, सीरीज है तो उसका नाम हम रख देंगे R स्मॉल s। इसके सबस्क्रिप्ट में s डालने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, इस पूरे सर्किट का जो एक रेजिस्टेंस, मतलब अगर मुझे इन तीनों को रिप्लेस करके सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना हो, केवल एक रेजिस्टर लगाना हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ये RS होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कांसेप्ट और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि रेजिस्टर्स जब ऐसे एंड टू एंड जुड़े होंगे इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखने की क्या है कि करंट जो है I वो होगा कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। मतलब कि अगर इसमें से I करंट यहां से चलता है तो I करंट इसके थ्रू जाएगा, I ही इसके थ्रू जाएगा और इसके थ्रू भी, मतलब करंट चेंज नहीं होगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि R1 के थ्रू कितना करंट है तो I, R2 के थ्रू कितना करंट है I, और R3 के अक्रॉस कितना करंट है तो वो भी I। पर एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखने की वो क्या कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स कि इनके अक्रॉस अगर मैं यहाँ पे ऐसे वोल्टमीटर लगा करके देखूं, सिमिलरली यहाँ पे और ऐसे ही तीसरे के अक्रॉस, तो यहाँ पे जो ये मैंने 3 वोल्टमीटर लगाए हैं, इन तीनों की जो वैल्यूज होंगी, मतलब नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगी वो तीनों के अंदर डिफरेंट होगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस हमारी R1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो V1 इज इक्वल्स टू I R1। सिमिलरली V2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा, करंट हमारा सेम है I, रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो I R2। और V3 जो हमारा होगा वो होगा I R3। तो एक बात और हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा ये वोल्टेज होगा टोटल V, दिस इज इक्वल्स टू V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे फर्दर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS हमें कैलकुलेट करना है वो इन्हीं 3-4 चीजों को यूज करके हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसको अभी के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड जुड़ा होगा रेजिस्टर। बात नंबर 2, इसके थ्रू करंट जो है सेम होगा पूरे रेजिस्टर, पूरे सर्किट से। बात नंबर 3, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट
resistors, voltage drop across different resistors will be different. बात आती है पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट किस तरह से होगा? दो कॉमन पॉइंट्स के थ्रू इस तरह से ये कॉमन पॉइंट हो गया और सिमिलरली एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, इसके अक्रॉस हमें डिफरेंट रेजिस्टर्स जोड़ दिए जाएं तो इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है पैरेलल सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका नाम रख देते हैं R1, इसका नाम रखते हैं R2, R3। और यहां से जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें समझने वाली बात क्या है कि दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस हमारे डिफरेंट रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। मतलब कि अगर मैं इसके पैरेलल एक वोल्टमीटर लगा दूं तो ये दो पॉइंट तो सेम है, मतलब कांस्टेंट है इन तीनों के लिए। इस पॉइंट में भी, इस पॉइंट इस रेजिस्टर के लिए भी ये दो पॉइंट इसी से रेजिस्टेंस मापी जाएगी। R2 के लिए भी यही पॉइंट, R3 के लिए भी यही पॉइंट। तो जब तीन रेजिस्टर्स या उससे ज्यादा दो कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जुड़े हो, कॉमन पॉइंट्स ये हमारे, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जुड़े हो तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो V रहने वाली है, यानी कि V1 V, V2 V, V3 V। सीधी सी बात है। इसके अक्रॉस जब हमने वोल्टमीटर लगाया है और एक वैल्यू दिखा रहा है जो, तो वो इन तीनों के अक्रॉस सेम वैल्यू रहने वाली है वोल्टेज की। पर यहाँ पे मजे वाली बात क्या है कि करंट जो है R1 अपने अकॉर्डिंग लेगा, R2 अपने अकॉर्डिंग लेगा, R3 अपने अकॉर्डिंग लेगा। मतलब कि हम अगर ओम्स लॉ के फॉर्मूला से V इक्वल्स IR को लिखकर देखें तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कितना करंट आएगा। मतलब मेरी वोल्टेज तो जो है सो है, मान लिया मैंने ये 20 वोल्ट है, तो इस 20 वोल्ट को इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट कितना लेगा। मतलब अगर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का तो मेरा करंट आएगा 2 एम्पीयर का। अगर मैंने यही 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो मेरा करंट आएगा 1 एम्पीयर का। तो मतलब कि हमारे रेजिस्टेंस है ना, वो अपने अकॉर्डिंग उसके थ्रू करंट को ले लेगी। तो इस बात को देख सकते हैं कि R1 के थ्रू अलग करंट, यानी कि इसका नाम देते हैं I1, R2 के थ्रू I2 और R3 के अक्रॉस या इसके थ्रू I3। और एक इंपॉर्टेंट बात कि टोटल करंट इन द सर्किट I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी तक हमें रेजिस्टेंस या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना समझना है, ये हमारे स्कोप में है, हमारी क्लास 10 के लिए एसेंशियल है इस सब को समझना कि क्या पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और कैसे इसके अंदर करंट अपने अकॉर्डिंग चेंज होता है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और एक खास बात क्या कि हमारे जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारे डेली लाइफ में हमारी इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स यूज हो रहे हैं आमतौर पे, जनरली ज्यादातर वो इस तरह के हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेस की डिफरेंट रेजिस्टेंस है, उनकी रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, एक चार्जर को अलग लेवल की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब उसके थ्रू करंट उसको कम चाहिए, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक आयन है जो प्रेस जिसको हम बोलते हैं घर पे आमतौर पे, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, तो उसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हमारे घर पे जो एक कॉमन 220 वोल्ट की जो लाइन आती है अपने घर पे, उससे पैरेलल सर्किट्स के थ्रू अलग अलग अप्लायंसेस को यूज करते हैं और अलग अलग अप्लायंसेस अपने हिसाब, मतलब जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके थ्रू करंट निकाल लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर बेस्ड जो हमने RS पढ़ा था, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सीरीज सर्किट, और इसको बोलते हैं RP, मतलब कि जो हमने अभी पैरेलल सर्किट बनाया था उसकी टोटल रेजिस्टेंस भी तो होगी ना कुछ, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी हम कल देखने वाले हैं। फिलहाल की आज की क्लास में हमने जो समझा वो क्या था कि कुछ सर्किट डायग्राम सिंबल्स देखे, रेजिस्टेंस का कांसेप्ट समझा, रेजिस्टर क्या है, रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी रह गया, रेजिस्टिविटी देखते हैं।
रेजिस्टिविटी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन करा जाए कि जो R है हमारा, R is proportional to L and is inversely proportional to A, तो हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो, इसका नाम हम देते हैं रो, RHO, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रो L अपॉन A, मतलब कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कि ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करने वाली एक प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग सब्सटेंस की, जैसे कि आयरन है या कोई भी हमारा मेटल है, उसके लिए रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लो, उसके अंदर रेजिस्टेंस कैसी होगी, लो। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। और मेटल्स की जनरली रेजिस्टिविटी 10 की पावर -3 की रेंज में होती है, कंडक्टर्स की कह सकते हैं। जैसे ही हम सेमीकंडक्टर से दूसरे नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू से बढ़ना शुरू होगी, और प्लास्टिक्स तक पहुंचते हुए, जो हमारे घर पे डेली प्लास्टिक्स यूज होती है, 10⁻³ टू 10⁻⁶ इसकी रेंज पहुंच जाती है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन बना के इस तरह से लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी 1 ओम मीटर। इसकी जो वो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। तो देखिए रेजिस्टिविटी is said to be 1 ohm meter when 1 ohm resistance is of one length conductor having 1 meter square as its area। मतलब कि जब इन सब लेंथ भी हमारी 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। एक क्यूबिक बॉक्स लेना है इन शॉर्ट कि हम 1 लेंथ उसकी होगी, एरिया भी उसका 1 बनाए, तो मतलब एक क्यूबिक बॉक्स बन गया जिसके अक्रॉस, जिसकी अगर रेजिस्टेंस 1 है तो रेजिस्टेंस वैल्यू रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना करेंगे। कांसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स अभी हमने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में हम इतना पढ़ चुके हैं। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस लगा के देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स से सॉल्व करके देखिए। ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन जो है उसके थ्रू आपके कांसेप्ट और भी अच्छे क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। थैंक यू।